नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सत्यार्थ ICS में। मैं आलोक आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ आज की क्लास में। आज की क्लास से हम मध्य प्रदेश जीके पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जीके को एक एक करके हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश जीके आपके सभी एग्ज़ामों में आने वाला सबसे बड़ा एक विषय है। मध्य प्रदेश जीके से हमेशा देखने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हो तो MP जीके काफ़ी ज़्यादा आती है। आइए शुरुआत करते हैं, मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन को जानते हैं। तो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ेंगे। ओके, तो मध्य प्रदेश जो है इसका नाम से शुरुआत करेंगे। तो इसका नामकरण कैसे हुआ? ओके, तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण भारत के मध्य में होने के कारण इसका नाम क्या हुआ? मध्य प्रदेश कहलाया। और इसका नामकरण किसने किया? एक हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित लाल नेहरू ने इसका नामकरण किया। इससे पहले जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तो इसका नाम, प्राचीन नाम या पूर्व नाम इससे क्या था? इसका सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार एवं बरार। ये उस समय का नाम है जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन हो रहा था। उस समय की बात है। इसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा याद रखना, मध्य प्रदेश का अस्तित्व प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। मध्य प्रदेश जो है आपका प्राचीन काल में मध्य प्रदेश 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद अपने यहाँ पर थे। कौन कौन से थे मध्य प्रदेश में? अवंती और चेदी। तो 2 महाजनपद कहाँ पर अवस्थित थे? हमारे मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद अवस्थित थे, अवंती और चेदी। याद रखिए अच्छे से। आने वाली क्लासेस में जब हम इसका इतिहास पढ़ेंगे तो एक एक करके हम आप लोग जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ये अवंती और चेदी क्या हैं। उपनाम, तो मध्य प्रदेश के उपनाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप बोल देंगे कि मध्य भारत। मध्य भारत किसे कहा जाता है? तो मध्य भारत मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, क्योंकि भारत के मध्य में होने के कारण इसका नाम मध्य भारत है। साथ ही साथ इसे हृदय प्रदेश भी मध्य में होने के कारण ही हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई है। याद रखिए। जनजातीय प्रदेश, जनजातीय प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ST जनजाति है। ओके, सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर है? पूरे देश में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही जनजातियाँ निवास करती हैं, इसलिए इसे जनजातीय प्रदेश कहा जाता है। कोहिनूर प्रदेश, कोहिनूर प्रदेश क्यों कहा जाता है इसे? जो कोहिनूर हीरा है आज हमारे पास नहीं है, ब्रिटेन के पास है, लेकिन सबसे
प्रसिद्ध अगर कोई हीरा है तो वो कोहिनूर हीरा है, और कोहिनूर हीरा हमारे मध्य प्रदेश में ही मिला था सबसे पहले। इसको यहीं से उत्खनन किया गया था। कोहिनूर प्रदेश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोहिनूर कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश में। टाइगर प्रदेश, टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका, याद रखना, नदियों का मायका। देखो, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर हैं? हमारे भारत में। सारे विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ हमारे भारत में हैं, और पूरे भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पर हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश में। पूरे देश में सबसे अधिक नदियाँ किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। ओके। और साथ ही साथ इसे उच्च भूमियों का प्रदेश भी कहा जाता है। उच्च भूमियों का प्रदेश, उच्च भूमियों का प्रदेश या स्टेट ऑफ हाईलैंड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है, जब हम उसे पढ़ेंगे और आप जानेंगे कि मध्य प्रदेश एक पठारी राज्य है, बहुत ज़्यादा पठार हैं, पर्वत हैं, और मध्य प्रदेश की जो सामान्य समुद्री जल से जो ऊंचाई है सामान्यतः लगभग 300 मीटर ऊंची है। याद रखना, समुद्री तल से। औसत ऊंचाई के कारण इसे उच्च भूमियों का प्रदेश कहा जाता है। इसे पठारी राज्य भी कहा जाता है, इसी से रिलेटेड है ये पठारी राज्य, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पठारों का विस्तार हुआ है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश के उपनामों के अंतर्गत हमने जाना कि इसे पठारी राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा पठार हैं, जैसे बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, यानी सारा मध्य प्रदेश जो है ना पठारी पठार हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश। इस सोया का मतलब ये नहीं है कि सोए हुए लोग हैं, आप ऐसा भी अंदाज लगा सकते हैं, लगाना चाहो तो, लेकिन सोया का अर्थ है सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पादन पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर किसी फसल का उत्पादन किया जाता है, खरीफ की एक फसल है सोयाबीन, पूरे देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन हम लोग ही करते हैं, यानी मध्य प्रदेश वासी करते हैं, इसलिए इसे सोया प्रदेश या सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये तो उपनाम जान लिए हमने। अभी हमने मध्य प्रदेश के उपनामों को समझा, अब हम जानते हैं उसके भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश की अवस्थिति कहाँ पर है। आप लोग बोल देंगे कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य में है, ठीक है भाई, सही है, लेकिन ये बताइए भारत के मध्य में कहाँ पर, क्या क्या एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो हमें याद रखनी है और उसे समझना है। अगर हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आपका ये जो मध्य प्रदेश है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ही दिशाओं में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हम बात करें दक्षिण में कहाँ से इसका विस्तार है, 21 डिग्री 9 मिनट, 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है, उत्तर से दक्षिण तक।
ओके। यदि हम इसी के पूर्वी विस्तार की बात करेंगे और पश्चिमी विस्तार की बात करेंगे तो पश्चिमी विस्तार इसका 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसे अच्छे से याद रखिए, ये हमारे मध्य प्रदेश की एग्जैक्ट लोकेशन है कि मध्य प्रदेश पूर्व में कहाँ तक, पश्चिम में कहाँ तक, उत्तर में कहाँ तक और दक्षिण में कहाँ तक इसका विस्तार है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ अब हम जान चुके हैं और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो कि 82 डिग्री 48 मिनट के पास में होगा, सिंगरौली। कौन सा है मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला? सिंगरौली। और सबसे पश्चिमी जिला कहाँ पर अवस्थित होगा? ये जो लोकेशन दी है यहाँ पर सिंगरौली, और सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व में सिंह है और पश्चिम में अलीराजपुर है, याद रखिए। और दक्षिणी, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो 21 मिनट 9 डिग्री पर जहां आपको लोकेशन मिलेगी तो वो होगा बुरहानपुर। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है या दक्षिणतम भाग है। और सबसे उत्तरी जिले की हम बात करेंगे तो मुरैना। ओके, मुरैना आपका सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। ये आपके मध्य प्रदेश की पूरी भौगोलिक अवस्थिति आप लोगों ने जानी, इसके उत्तरी दक्षिणी जिले भी हम लोगों ने साथ ही साथ में जान लिए। एक और विस्तार के बारे में पूछता है कि मध्य प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है? पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश का विस्तार बताइए, और उत्तर से दक्षिण ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितना है, उत्तर से दक्षिण कितना है। तो मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कितना है? 870। और उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो 605 किलोमीटर। ओके, उत्तर से दक्षिण विस्तार का कितना है? 605 किलोमीटर है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, अब किसके बारे में जानेंगे? ये इतना बड़ा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ये सबसे ज़रूरी है। एरिया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश इस क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। ओके, याद रखेंगे। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य अगर पहले की बात करेंगे तो राजस्थान। इसका क्षेत्रफल
3 लाख लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,000 के लगभग है। और वहीं सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड किसका स्थान है? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। ओके, साथ ही साथ तीसरा बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये तीनों ही याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान है। मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रखता है अपना 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ, याद रखेंगे आप लोग। ओके, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जो है पूरे देश का कितना क्षेत्रफल समेट के रखे हुए है, कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश देश के लगभग 9.38% भाग पर फैला है। ओके, 9.38। याद रखिए, मध्य प्रदेश पूरे देश का कितना हिस्सा कवर किए हुए है? 9.38% क्षेत्रफल को कवर करता है। अच्छे से याद रखना है सभी को। ये डाटा जो है सीधा सीधा पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कि देश के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मध्य प्रदेश का विस्तार है। ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, तो ये हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बीचों बीच में से एक रेखा निकलती है जो मध्य प्रदेश को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा है, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के, ये भी पूछा जाता है, 14 जिलों से, कितने जिलों से? 14 जिलों से गुजरती है। भारत की जो समय रेखा है, भारत की समय रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से निकलती है? तो भारत की समय रेखा जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में एक यहाँ पर जिला है, इसे थोड़ा इस तरह से, तो मध्य प्रदेश के इस भाग में से एक रेखा निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को हम भारत की समय रेखा कहते हैं। और ये हमारे मध्य प्रदेश के केवल एक जिले से गुजरती है। यहाँ पर कौन सा जिला है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश को जो है लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अच्छे से याद रखिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके, आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश के वे कौन से जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो 14 जिले हैं: रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इन 14 जिलों से, मध्य प्रदेश के इन 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। और एक और प्रश्न बनता है इससे
के एक ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से गुजरती है, तो भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ओके, ठीक है, अच्छे से याद रखिए कि भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके 5 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। भोपाल, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और सीहोर। इन 5 जिलों से राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन, 5 के 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छे से याद रखना है, ये 14 जिले हैं। ओके, और भारत की जो समय रेखा है, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। और भारत की समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की समय रेखा माना जाता है। हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि सिंगरौली और यहाँ पर सबसे पूर्वी जिला अभी आपको बताया था अलीराजपुर। अलीराजपुर की अवस्थिति क्या बताई थी आप लोगों को मैंने? 74 डिग्री 9 मिनट। 74 डिग्री 9 मिनट से जब हम 82.5 डिग्री तक जाते हैं तो इस बीच में एक अंतर हो जाता है, काफ़ी लंबा अंतर हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो इनके बीच में समय कितना होता है? अलीराजपुर और सिंगरौली के बीच में समय का कितना अंतर होता है? तो लगभग 34 मिनट। 34 मिनट का अंतर मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच में कितने समय का अंतर होता है? 34 मिनट का अंतर होता है। अगर हम बात करें, अगर सूर्योदय 7 बजे हो जाए, सिंगरौली में अगर सूर्योदय कितने बजे हो जाए? 7 बजे, तो अलीराजपुर में सूर्योदय कितने बजे होगा? लगभग 7:34 या 35 मिनट, लगभग ये समय है। इतने टाइम पर अलीराजपुर में सूर्य उदय होगा। समझ पा रहे होंगे आप कि ये अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देशांतर और क्षेत्रफल के कारण ऐसा आपको देखने को मिलेगा। राज्य हैं उनके बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश के आसपास में कितने राज्यों से हमारी सीमा लगी हुई है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है, मान के चलना। ये आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के जो सीमा है, पहली बात, 2 बातें याद रखना। क्या मध्य प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करती है? तो एकदम नहीं करती। ओके, मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी देश की या सीमा के साथ साझा नहीं करती, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती, याद रखना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश चारों ओर से राज्यों से, भूमि से घिरा हुआ है, यानी ये कैसा है? स्थलबद्ध है। कैसा है? स्थलबद्ध है, यानी भूमि से बंधा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के चारों ओर कोई सा सागर, महासागर उसकी सीमा के आसपास में नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो मध्य प्रदेश जो है ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना ही मध्य प्रदेश एक तटीय राज्य है। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? स्थलबद्ध राज्य है। इसके चारों ओर कई राज्य अवस्थित हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो मध्य प्रदेश स्थलबद्ध है। अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से, कितने? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है।
ठीक है, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक जिला है मुरैना, मुरैना से लेकर सिंगरौली तक, कौन सा जिला है ये? सिंगरौली, यहाँ तक ये यूपी है। ये पूरा क्या है? यूपी है। ये पूरा हिस्सा किसका है? यूपी का। उत्तर प्रदेश, यानी अगर आपसे दिशा भी पूछी जाए कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, सॉरी उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश है। अगर हम मुरैना से झाबुआ तक की बात करें, यहाँ पर एक राज्य है, सॉरी जिला है झाबुआ, तो मुरैना से लेकर झाबुआ तक इस बीच में कौन सा राज्य है? राजस्थान। इस बीच में हम राजस्थान से सीमा बनाते हैं। झाबुआ से लेकर यहाँ पर एक और ज़िला है अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है। तो इस बीच में यहाँ पर एक राज्य से सीमा साझा करते हैं, वो है गुजरात। ठीक, और अलीराजपुर से लेकर बालाघाट तक, बालाघाट कहाँ पर है ये आप समझ लीजिए, बालाघाट है, बालाघाट। अलीराजपुर से लेकर बालाघाट तक ये पूरा हिस्सा महाराष्ट्र की सीमा से टच है, यानी महाराष्ट्र के साथ हम सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिण पूर्वी, सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक, सिंगरौली से लेकर बालाघाट तक, यहाँ पर कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ओके, तो हमारा मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा से टच होता है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों की सीमा से, कितने? 5 राज्यों की सीमा से हम लोग सीमा साझा करते हैं। अच्छे से याद रखिए। अब प्रश्न होता है, एक और इसी में प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे साझा करते हैं? तो सर्वाधिक सीमा हम किसके साथ कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा सीमा को साझा उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा को साझा करते हैं। और सबसे कम, आप मैप में खुद देख पा रहे होंगे अच्छे से, सबसे कम हमने किसके साथ साझा कर रहे हैं हम लोग? गुजरात के साथ। गुजरात के साथ सबसे कम सीमा साझा करते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, ये मैप अच्छे से बना लेना आप लोग। अभी हमने जाना मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 5 राज्य। सबसे ज़्यादा हम लोग यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं, सर्वाधिक। तो यूपी से कितने ज़िले टच हैं ये भी पूछा जाता है। तो एमपी के कितने ज़िले टच हैं? तो एमपी के जो है 13 ज़िले। कितने ज़िले? 13 ज़िले उत्तर प्रदेश से टच है। और इसकी एक ट्रिक आप बना सकते हैं। यूपी वाले बोल रहे हैं अगर हमसे सीमा साझा नहीं करोगे तो इसमें 13 घाटा। क्या बोल रहे हैं यूपी वाले? इसमें 13 घाटा। ओके, आप राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान वाले बहुत बहाने बनाते हैं। तो कितने बहाने बनाते हैं? 10 जिलों की सीमा साझा करते हैं हम। राजस्थान से हमारे कितने ज़िले लगे हुए हैं? 10। देखो यूपी वाले एक गाना गा रहे हैं, इसमें 13 घाटा, और राजस्थान वाले कौन सा गाना गाते हैं? 10 बहाने। ओके, और अब बारी आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र वाली, तो महाराष्ट्र वाले भी कम नहीं है। तो महाराष्ट्र वाले कौन सा गाना गा देते हैं? नो एंट्री, यानी 9 जिले।
अब हम बात करते हैं सबसे कम जिले किसके साथ साझा करते हैं, तो गुजरात। इसका उत्तर क्या होगा, गुजरात। गुजरात से 2 जिले ही साझा करते हैं हम लोग, याद रखना, झाबुआ और अलीराजपुर। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सबको इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में क्यों लिखा है, क्योंकि ये छा है, छा क्या बनता है, छः, इसी से छत्तीसगढ़ 6 जिले। याद रखिए, छत्तीसगढ़ से 6 जिले, गुजरात से 2 जिले, यूपी से 13 जिले। यूपी वाले कौन सा गाना गाते हैं, इसमें 13 घाटा। राजस्थान वाले कौन सा गाना गा दिए, 10 बहाने। और महाराष्ट्र वालों ने कह दिया 10 बहाने तो कर लिए, लेकिन नो एंट्री है हमारे यहाँ पर, ठीक है। कितने भी बहाने कर लो राजस्थान वालों, महाराष्ट्र वाले क्या कह रहे हैं, नो एंट्री। 9 जिले महाराष्ट्र से लगे हुए हैं, याद रखिए अच्छे से। कुछ ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी भी राज्य से टच नहीं करती, यानी अंतवर्ती जिले। अंतवर्ती जिले कितने हैं, यानी ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य की सीमा से टच नहीं होती, ये मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर ही हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या है 18। कितने जिले हैं, 18 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा पर अवस्थित नहीं है। याद रखिए इन्हें, इनकी संख्या, केवल संख्या याद रख लेना, जिले याद रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप एमपी का मैप देखोगे तो ये आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे 1-2 नाम बता दूं, जैसे भोपाल, ठीक है, भोपाल किसी भी राज्य की सीमा पर स्थित है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आप याद रखना इसे, अंतर्वर्ती जिले। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में उसके परिचय को समझा था। अब हम इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से इसके परिचय की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहली बात है स्थापना। स्थापना कब हुई, मध्य प्रदेश की स्थापना या गठन 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की स्थापना या गठन कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और वर्तमान स्वरूप, मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 से है। अगर आज की हम बात करें, आज हमारे मध्य प्रदेश का स्वरूप है, क्योंकि 2000 में क्या हुआ था, 2000 में, सन 2000 में मध्य प्रदेश जो था, ये आप मध्य प्रदेश समझ लें, तो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा अलग कर दिया गया था, एक हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, छत्तीसगढ़। ओके, यानी वर्तमान स्वरूप कब का है, सन 2000 का है। यहाँ पर वर्तमान में ज़िले कितने हैं, अगर ज़िलों की बात करें तो 52 ज़िले हैं। ओके, और नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम ज़िला निवाड़ी है। ओके, फिलहाल आप ये याद रखेंगे, नवीनतम ज़िला निवाड़ी है। और संभागों की हम बात करें, संभाग तो मध्य प्रदेश में 10 हैं। ओके, 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में। विकास खंड, विकास खंड कितने हैं, तो 313 है। 313 विकास खंड हैं। और एक प्रश्न इनमें से ज़रूर पूछा जाता है, याद रखना, आदिवासी विकास खंड। 313 में से आदिवासी विकास खंड कितने हैं, ओके, तो 89, 89 विकास खंड आदिवासी विकास खंड है। इसे याद रखना अच्छे से। ये सारे जो बातें बता रहा हूँ ये फैक्ट हैं, इनको आपको याद रखना ही रखना होगा। और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर पूछा जाएगा नगर निगम, नगर निगम कितने हैं, तो वर्तमान में 18 नगर निगम हैं। 2 नए नगर निगम बने हैं, याद रखिए।
दतिया और भिंड 2 नए नगर निगम बने हैं, तो 18 नगर निगमों की संख्या हो चुकी है। नगर पालिकाएं कितनी हैं? तो 98। कितनी? 98 नगर पालिका हैं। और ये जो फैक्ट है ना, नगर निगम, विकास खंड, संभाग, ये करंट से संबंधित भी होते हैं, क्योंकि करंट इनको बहुत प्रभावित करता है। मान लीजिए अभी मैंने आपको 52 जिले बताए हैं, 3 जिले प्रस्तावित हैं, उनमें से एक भी जिला बन गया तो कितने हो जाएंगे? यानी इनकी संख्या बढ़ती या घटती रहती है, इसलिए करंट पर फोकस रखें अपना। ओके। आदिवासी विकासखंड नवासी हैं, तो इनमें बढ़ोतरी हो सकती है, या इनको 1-2 को संयुक्त भी किया जा सकता है, यानी कमी भी की जा सकती है। ये दोनों ही संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। प्रदेश की परिचय के अंतर्गत हम प्रतीकों की बात करेंगे। प्रतीक, हमेशा प्रतीक पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और अगर प्रश्न नहीं भी बनते और हम लोग मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का प्रतीक क्या है, क्या नहीं है। अगर हम राजकीय प्रतीक की बात करें, राजकीय प्रतीक, तो राजकीय प्रतीक 24 स्तूपों के मध्य वाली जो बाहर की क्रम संख्या होती है, कुछ इस तरह से। ओके। इस तरह की संरचना, जो कि ये कितने होते हैं? 24 होते हैं। इनके बीच में धान, एक तरफ धान और एक तरफ गेहूं की बाली है, और बीच में बरगद का पेड़ है। यहाँ पर बरगद का पेड़ है, और बरगद के पेड़ के आगे अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। कुछ इस तरह का राजकीय प्रतीक होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राजकीय प्रतीक का फोटो। ओके, अच्छे से दिख रहा है ना? और पूछा जाता है इसमें, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा आप जानती हैं, हिंदी भाषी हैं। पुष्प, राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली जो है राजकीय पुष्प है। अगर हम लोग पशु की बात करें, पशु, तो बारहसिंगा। बारहसिंगा, कौन सा बारहसिंगा? एक विशेष प्रजाति है, ब्रेडरी। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ओके, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और बरगद की, अगर हम पेड़ की बात करें या वृक्ष की बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको राजकीय चिन्ह में भी देखने को मिलता है, तो बरगद या बट वृक्ष, बरगद को बट भी बोला जाता है, ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। साथ ही साथ ये भी याद रखना, राजकीय खेल, राजकीय खेल कौन सा है? मल्लखंभ। और इसे 2013 में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे अच्छे से। मल्लखंभ राजकीय खेल है। राजकीय नाट्य की बात करेंगे, नाट्य या नाटक, माचा या माच, आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है, माच भी लिखा मिल सकता है, माचा भी मिल जाएगा। तो राजकीय नाट्य या नाटक क्या है? माचा है, याद रखिए अच्छे से। और नृत्य की हम बात करें, राजकीय नृत्य, तो आपका राई हो जाएगा। राजकीय नृत्य राई, वो भी कौन सी? बुंदेलखंडी राई। ठीक है। अब हम बात करेंगे राजकीय मछली की बात करेंगे। राजकीय मछली, तो महासीर, महासीर जो है राजकीय मछली है, और इसे सन 2011 में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। पूछा जाए प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय पक्षी कौन सा है?
तो दूधराज या इसे शाहबुलबुल भी कहते हैं। शाहबुलबुल याद रखिए, इसका जो है वो जो वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर है, याद रखेंगे इसे भी। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर फल की बात करें तो राजकीय फल कौन सा है? आम है, मैग्नीफेरा इंडिका, ये भी अच्छे से याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश की सामान्य परिचय को अच्छे से पढ़ा है, समझने का प्रयास किया है। यदि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई है तो इस क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, एकदम फ्री है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।